हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका खान ग्लोबल स्टडीज़ के ऑफिशियल ऐप पर। मैं आपका जीएस मेंटर ज्ञान प्रकाश झा आपके सामने हाजिर हूँ पॉलिटी की अगली क्लास लेकर। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट हाई कोर्ट। आज हम लोग हाई कोर्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। एक बार जितने भी बच्चे हैं सभी बच्चे जुड़ जाएंगे, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण मुद्दों को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 172। सभी लोग एक बार पहले जुड़ जाएंगे, फिर हम लोग आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग ललित, आयुष, राकेश, रोहिताश, अरविंद, चंद्रेश, सौरभ, विशाल, अनु, कोमल, श्वेता, जया, एंकी, धीरज। चलिए, तो नेक्स्ट है आर्टिकल 172। इसमें क्या है? टर्म ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। टर्म ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि राज्य विधानमंडल का कार्यकाल। और याद रखिएगा टर्म ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, टर्म ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इज 5 year. It can be dissolved earlier. It can be dissolved earlier by governor on advice of chief minister. And याद रखिएगा लेजिस्लेटिव काउंसिल इज अ परमानेंट हाउस। इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। लेजिस्लेटिव काउंसिल इज अ परमानेंट हाउस. इट कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड but it can be abolished. Legislative council cannot be dissolved. Legislative council cannot be dissolved, but it can be abolished. यानी कि इसे डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसे अबॉलिश किया जा सकता है। ठीक है, तो इतना आप लिखेंगे, फिर चलते हैं इसके आगे अगले पॉइंट पर हम लोग मूव करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 73, 74, 75 एंड 76। आर्टिकल 173, 174, 175 एंड 176 क्या है? सेम एज, जैसा वहां पर था वैसा ही है इधर ही। बस आपको समझना है कि इसमें क्या है। आर्टिकल 173 एलिजिबिलिटी ऑफ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, यानी राज्य विधानमंडल का सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। सेम वही सब बातें हैं यहां पर भी जो हम लोगों ने वहां पर पढ़ा। सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, है ना। राज्य के अंदर किसी विधानसभा क्षेत्र में आज वोटर रजिस्टर होना चाहिए, है ना। इसके बाद लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बनना है तो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 ईयर होनी चाहिए। लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बनना है तो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 साल होनी चाहिए। और इसके बाद नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। इसके बाद आर्टिकल 174 ये बात करता है सेशन प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। सेशन प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर यानी राज्य विधानमंडल के सदन का सत्र, सत्रावसान और विघटन। राज्य विधानमंडल के सदन का सत्र, सत्रावसान
और विक्टर, वही सारी चीजें जो आर्टिकल 85 याद करो कि स्टेट लेजिस्लेचर के पूरे वर्ष में न्यूनतम 2 सेशन होने चाहिए, 2 सेशन के बीच मैक्सिमम गैप 6 मंथ का होना चाहिए, और प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट कैन प्रोरोग द सेशन ऑफ स्टेट, जैसे वहां पर प्रेसिडेंट था, उस तरह यहां पर क्या हो जाएगा, गवर्नर कैन प्रोरोग सेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, है ना, गवर्नर कैन समन सेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, है ना, एंड गवर्नर कैन डिसॉल्व लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर, है ना। ठीक है, नहीं ये दूसरा पेज आई थिंक, हाँ सेकंड पेज, ठीक है। ये सब आप लोग खुद कर लेंगे, वहां पर लिख लेंगे जो भी चीजें वहां पर लिखी गई थी, जहां पर आपका पार्लियामेंट था वहां पर क्या कर लेंगे, स्टेट लेजिस्लेचर, जहां पर प्रेसिडेंट था वहां पर गवर्नर कर लेंगे, सारी चीजें सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है ना। इसके बाद फिर आर्टिकल, जैसे देखिए आर्टिकल 86 क्या था, एड्रेस ऑफ प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट कैन एड्रेस ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। इसी तरह यहां पर क्या हो जाएगा, आर्टिकल 175 में गवर्नर कैन एड्रेस, आर्टिकल 175 लिख लीजिए यहां पर, गवर्नर कैन एड्रेस ईदर हाउस ऑफ, गवर्नर कैन एड्रेस and send messages to either house of parliament, यानी कि गवर्नर जो है, सॉरी, ईदर हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, नॉट पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, यानी जो गवर्नर है वो राज्य विधानमंडल के किसी भी, राज्य विधानमंडल के किसी भी हाउस को क्या कर सकते हैं, एड्रेस कर सकते हैं, है ना, किसी भी हाउस को क्या कर सकता है, मैसेज भेज सकते हैं। हिंदी में लिख लीजिएगा, राज्यपाल राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन को संबोधित कर सकते हैं और सूचनाएं भेज सकते हैं, और सूचनाएं भेज सकते हैं। ठीक है, ऑफलाइन सेंटर कहां है, ये ऑफलाइन सेंटर आपका देहरादून में है, पटना में है ना। आगे चलें, पटना में एड्रेस देख लेना, मुशल्लापुर हाट है वहां पे, एक बार चेक कर लेना राकेश, है ना, सर्च कर लेना आ जाएगा। 174 का हिंदी लिख लीजिएगा, राज्य विधानमंडल का सत्र, सत्रावसान और विघटन, राज्य विधानमंडल के सदन का, इसका हिंदी लिख लीजिएगा, राज्य विधानमंडल के सदन का सत्र, सत्रावसान और विघटन, सत्र, सत्रावसान और विघटन। ठीक है, लिख लिया सभी ने यहां तक? चला, मैं नोएडा से भाई, है ना, पढ़ लो, है ना, ये सब सवाल करने की बजाय। आर्टिकल 176 ये बात करता है स्पेशल एड्रेस बाय गवर्नर, स्पेशल एड्रेस बाय गवर्नर, जैसे हम लोगों ने देखा था ना, स्पेशल एड्रेस बाय प्रेसिडेंट, उसी तरह स्पेशल एड्रेस बाय गवर्नर भी है ना। राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, वही सारी चीजें, राज्यपाल कब कब राज्य विधानमंडल के सत्र को संबोधित, स्पेशल एड्रेस कब होगा, फर्स्ट सेशन ऑफ एवरी ईयर, हर वर्ष का जो पहला सत्र होगा वो, और दूसरा कब होगा, याद रखिएगा, हर आम चुनाव के बाद जो राज्य विधानमंडल का पहला सत्र होगा वो, उसे संबोधित करना आवश्यक होगा, किसे,
याद रखिएगा गवर्नर को। यह है स्पेशल एड्रेस बाय गवर्नर, राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। सारी चीजें वही चल रही है, वैसे ही है। नेक्स्ट याद रखिएगा आर्टिकल 178 ये बात करता है स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ये सारी पावर उसी तरह जो लोकसभा स्पीकर और लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की थी, वही सारी पावर इनकी भी होगी। इसके बाद आर्टिकल 182 चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेकिन यहां पर याद रखिएगा, जैसे हम लोगों ने राज्यसभा में देखा था कि राज्यसभा में क्या होता है, जो चेयरमैन होता है वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। क्या इसी तरह विधान परिषद में भी क्या चेयरमैन जो होते हैं वो क्या उपराज्यपाल होते हैं? वाइस गवर्नर ऐसा कोई पद होता है क्या? याद रखिएगा नहीं, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, वो कुछ यूटीज में है। जो स्टेट्स हैं, स्टेट्स में कौन होते हैं? गवर्नर होते हैं, और वहां पर ऐसा उपराज्यपाल जैसा कोई पद नहीं है। राज्यपाल जैसे पद का गठन होता है किसके लिए? फॉर यूटीज, फॉर यूनियन टेरिटरीज, फॉर केंद्र शासित प्रदेश। और याद रखना यहां पर कि ये जो आपका आर्टिकल 182 है जो बात करता है चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल की, जैसे उपराष्ट्रपति राज्यसभा के चेयरमैन हुआ करते थे और वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते थे। लेकिन यहां पर ये जो चेयरमैन होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल के, विधान परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं, विधान परिषद के जो सभापति होते हैं, वो सभापति क्या होता है? विधान परिषद के सदस्य होते हैं, है ना। इस चीज को आप याद रखेंगे। इसके बाद याद रखिएगा इनका सैलरी, आर्टिकल 186 इसमें क्या है? सैलरी ऑफ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इन लोगों का क्या सैलरी होगा? ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। अच्छा, आप लोग ये बताओ, अब ये जो स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर की सैलरी है, या लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन की सैलरी है, ये कौन डिसाइड करेगा? ये पार्लियामेंट डिसाइड करेगा या स्टेट लेजिस्लेचर खुद डिसाइड करेगा? और ये किस पर भारित व्यय होगा? क्या भारत की संचित निधि पर भारित व्यय होगा या फिर राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय होगा? ये आप लोगों को जवाब में दे रहा है, फटाफट आप लोग बताइए। फिर इसके आगे हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट पर। स्टेट पर, वेरी गुड। और कौन डिसाइड करेगा? स्टेट लेजिस्लेचर, गुड। स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करेगा एंड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। बहुत बढ़िया, मतलब चीजें आप लोगों को अब समझ में आ रही है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलिए, स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करेगा और कहां पर भारित व्यय होगा? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट पर, गुड ना। अब हम लोग मूव करते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। यहां तक सभी ने नोट कर लिया ना? किसी को यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो बता दो। चलिए, नेक्स्ट है आर्टिकल 187। ये बात करता है किसकी? ये बात करता है सेक्रेटरिएट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। जैसे संसद का सचिवालय था ना जी, इसी तरह राज्य विधानमंडल का भी क्या होता है? अपना सचिवालय होता है ना। स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधानमंडल का भी क्या होता है? अपना सचिवालय होता है। इसी तरह आर्टिकल 189 ये बात करता है किसकी? आर्टिकल 189 ओथ ऑफ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, यानी इनके शपथ की बात करता है। तो कौन दिलाएगा भाई? वही प्रोटेम स्पीकर होंगे यहां पर, है ना। यहां पर भी होंगे ऐसे। इसके बाद आर्टिकल 190 ये बात करता है वैकेशन ऑफ सीट्स, वैकेंसी ऑफ सीट्स या वैकेशन ऑफ सीट्स
अपनी स्टेट लेजिस्लेचर, सारी चीजें वही वाली है। ठीक, इसके बाद याद रखिएगा आर्टिकल 191 डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। अगर एंटी डिफेक्शन लॉ के आधार पर किसी को अगर डिस्क्वालीफाई करना है, अगर एंटी डिफेक्शन लॉ के आधार पर किसी को डिस्क्वालीफाई करना है तो वो कौन करेंगे? सिंपल है, वो कौन करेंगे? वो करेंगे जो हाउस के प्रेजाइडिंग ऑफिसर है वो, और उसके अलावा अगर कोई मैटर है, उसके इतर अगर कोई मामला है तो कौन करेंगे? तो उस कंडीशन में कौन करेंगे? करेंगे राज्यपाल। लेकिन किसके सलाह के बाद? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सलाह के बाद। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो भी सलाह होगा वो उनको मानना क्या होगा? बाध्यकारी होगा। इसके बाद की बात करते हैं, अगला है आर्टिकल 194 प्रिविलेज ऑफ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। प्रिविलेज ऑफ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि राज्य विधानमंडल के जो मेंबर हैं उनका क्या विशेषाधिकार। जैसे आर्टिकल 105 में पार्लियामेंट्री प्रिविलेज था, उसी तरह यहां पर क्या है? राज्य विधानमंडल के सदस्यों का क्या है? प्रिविलेज है। तो इतनी सी बात आपको क्या करनी है? याद रखनी है। इतने आर्टिकल्स जो हैं इससे रिलेटेड आपको याद रखने हैं। ठीक है, इसे आप लोग लिख लेंगे। फिर हम लोग चलते हैं, बात करते हैं हाईकोर्ट की। यहां तक लिख लीजिए, फिर चलते हैं इसके आगे। तीन एंड चार लाइन हिंदी में बता दीजिए। सर जेपीसी क्या होता है? जेपीसी होता है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, है ना? ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, संयुक्त संसदीय समिति। ठीक है, थर्ड एंड फोर्थ लाइन। थर्ड लाइन इसका हिंदी लिख लीजिए, राज्य विधानमंडल में सीटों का खाली होना। राज्य विधानमंडल में सीटों का खाली होना। और चौथे का लिख लीजिएगा, राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता। राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता। लिख लिया यहां तक सभी ने? आगे चलें। ठीक है, नेक्स्ट है हाईकोर्ट। हाईकोर्ट की हम लोग बात करते हैं। इस संडे ना आपका जो पॉलिटी है आपका मतलब कंप्लीट हो जाएगा, है ना? इस संडे तक। इस संडे को हम देखते हैं, एक मैराथन भी रखेंगे आप लोगों के लिए, और मैराथन में ही आपका पॉलिटी जो है उसे हम कंप्लीट कर देंगे इस संडे को। हाईकोर्ट की जब बात करते हैं, याद रखिएगा ये जो हाईकोर्ट है, सबसे पहले इसके लिए आर्टिकल कहां से कहां तक? आर्टिकल 214 से लेकर आर्टिकल 237 तक। ठीक है, आर्टिकल 214 से 237 तक है। दूसरा याद रखिएगा, एज पर एक्ट ऑफ, या फिर ऐसे लिख लो, इंडियन काउंसिल एक्ट 1961, भारत परिषद अधिनियम 1861 नॉट 19, 1861 के तहत कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट के स्थान पर कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट को समाप्त कर दिया गया, है ना? कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट, कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय के स्थान पर 3 हाईकोर्ट बनाए गए। 3 हाईकोर्ट बनाए गए, यानी 3 उच्च न्यायालय बनाए गए। यानी क्या होता है, जो भारत परिषद अधिनियम 1861 होता है, भारत परिषद अधिनियम 1861, इसके तहत क्या होता है, लिख लो इसकी हिंदी, राज्य विधानमंडल के सदस्यों का विशेषाधिकार। राज्य विधानमंडल के सदस्यों का विशेषाधिकार। भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय के स्थान पर 3 हाईकोर्ट बनाए गए। कौन कौन से?
याद रखिएगा पहला बनाएगा कलकत्ता, कलकत्ता हाई कोर्ट। कब बना? याद रखिएगा 2 जुलाई 1862। सर इसके बाद दूसरा कौन बना? बॉम्बे हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट। सर ये कब बना? ये बना 14 अगस्त 1862। और सर तीसरा कौन सा बना? तीसरा बना मद्रास हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट। ये कब बना? ये बना 15 अगस्त 1862, है ना, 15 अगस्त 1862। इसे आप लोग लिख लीजिए, फिर चलते हैं इसके आगे। हाई कोर्ट से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को हम लोग देखते हैं। पहले आप इतना लिखो, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, परेशानी है तो बताइएगा। आज हम लोग इस हाई कोर्ट के टॉपिक को क्या करेंगे? फिनिश करेंगे, ठीक है। फिर कल हम लोग देखेंगे। अब छोटे छोटे टॉपिक्स हैं सब ऐसे ही ना, और मतलब इनका एग्जाम में वेटेज जो है बहुत कम है। लिखा है धीरज आर यू, आपको दिख रहा है ये या नहीं? हाँ, यूपी में किसने बोल दिया 2 हाईकोर्ट है भाई? बताना जरा तुम, है ना। कहा मतलब किस क्लास में हो तुम? डॉट डॉट डॉट। क्या स्पेशल तुम्हारे पास कोई बुक है जिसमें तुमने पढ़ा है कि यूपी में 2 हाई कोर्ट है? हाँ, हाँ, ब्रिटिशर्स ने बनाया था, ठीक, ठीक। कहाँ सेम है ना। नाम इसको बुलाया जाता है चेन्नई हाई कोर्ट, है ना, मुंबई हाई कोर्ट, है ना, कोलकाता हाई कोर्ट, ठीक है। और नाम बदलना रखना ये सब पार्लियामेंट का काम है, उसमें हम लोग नहीं जा सकते, उसमें हम लोगों को नहीं जाना, ठीक है। किसका क्या नाम है नहीं है। चलें आगे, अगले पॉइंट पर मूव करें। इसके बाद याद रखिएगा जो आपका वर्तमान में है, जो इसके बाद अगला जो वर्तमान में प्रयागराज हाईकोर्ट है, या जिसे इलाहाबाद हाईकोर्ट भी कहते हैं, इसका स्थापना कब होता है? इसके बाद 17 मार्च 1866, ठीक है, 17 मार्च 1866 को। इन 3 के बाद जो चौथा हाईकोर्ट बनता है। एट प्रेजेंट कितने हाईकोर्ट है हमारे देश में? एट प्रेजेंट याद रखिएगा कितने हाईकोर्ट हैं? एट प्रेजेंट 25 हाईकोर्ट हैं पूरे देश के अंदर, है ना। और सबसे जो न्यूएस्ट है, सबसे न्यूएस्ट हाईकोर्ट कौन सा है? सबसे न्यूएस्ट हाईकोर्ट जो है वो है अमरावती, अमरावती हाईकोर्ट, है ना। कब बना? 1 जनवरी 2019। और इसका जो स्ट्रेंथ है, इसकी जो क्षमता है वो कितनी है? तो याद रखिएगा 37। यहां पर यानी टोटल जजों का जो स्ट्रेंथ है वो कितना है? 37, है ना। हाँ, उत्तराखंड में है नैनीताल, क्योंकि उसका जो हाईकोर्ट है नैनीताल में ही है ना, अभिषेक, ठीक है भाई। लखनऊ हाईकोर्ट नहीं है ना, लखनऊ में एक पीठ है इलाहाबाद हाईकोर्ट की ही, इलाहाबाद हाईकोर्ट का ही एक ब्रांच है। कहां पर? लखनऊ, ठीक है। नहीं नहीं, अलग अलग हो गया है, तभी तो अमरावती हाईकोर्ट है, हैदराबाद में अलग है तेलंगाना का, और अमरावती में किसका है? आंध्र प्रदेश का, ठीक है। लखनऊ में खंडपीठ है भाई इलाहाबाद हाईकोर्ट की ही। कहीं पर लखनऊ हाईकोर्ट लिखा मिलता है क्या तुमको? है, थोड़ा सा सब्र कर लो तुम लोग, है ना। एकदम बिल्कुल किड वाली बात करने लगते हो कई बार तुम लोग। आर्टिकल 214 ये कहता है देयर शैल बी हाई कोर्ट इन एवरी स्टेट। ये कहता है कि हर राज्य का अपना क्या होगा? एक उच्च न्यायालय होगा, आर्टिकल 214 कहता है। लेकिन 7वां संविधान संशोधन, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 7वां संविधान संशोधन 1956 ये कहता है
कि कॉमन हाईकोर्ट दो या दो से ज्यादा राज्यों का कॉमन हाईकोर्ट हो सकता है, कॉमन हाईकोर्ट फॉर टू और मोर स्टेट, दो या दो से ज्यादा राज्यों का एक कॉमन हाईकोर्ट हो सकता है। लेकिन सवाल उठता है ये बनाएगा कौन? तो हमारे संविधान में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 231। आर्टिकल 231 कहता है कि पार्लियामेंट दो या दो से ज्यादा राज्यों के लिए संसद दो या दो से ज्यादा स्टेट के लिए, दो या दो से ज्यादा स्टेट के लिए एक कॉमन हाईकोर्ट बना सकता है। कौन बना सकता है? संसद। कौन बना सकता है? संसद। कॉमन हाईकोर्ट बना सकता है, ऐसा कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 231। स्ट्रेंथ 37 का मतलब कि उसके अंदर जजों का जो टोटल स्ट्रेंथ है, टोटल जो उसके अंदर जज हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं? 37। ठीक है, टोटल जो उसके अंदर जजों की संख्या हो सकती है वो कितनी हो सकती है? 37। ओके ऋषिकेश जी। नेक्स्ट यहां तक लिखिए, फिर चलते हैं इसके आगे, अगले पॉइंट पर हम लोग मूव करेंगे। अब देखते हैं हमारे देश के अंदर कौन कौन से कॉमन हाई कोर्ट हैं, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए। यहां से आपसे सवाल बनता है कि किन किन राज्यों का कॉमन हाई कोर्ट है, उसका पीठ कहां कहां पर है। इस तरह के सवाल आपके पेपर में पूछे गए हैं और आगे भी आपसे पूछे जा सकते हैं। पहले आप इतना लिखिए, फिर हम लोग कॉमन हाई कोर्ट की बात करेंगे कि भारत के अंदर कहां कहां पर कॉमन हाई कोर्ट है और उसका स्ट्रेंथ किन किन राज्यों तक है, उसके बेंच कहां कहां पर है। ठीक है, यहां तक क्लियर सभी ने? किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो बताओ, नहीं है तो वो भी बताओ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। इसके बाद अगला है कॉमन हाई कोर्ट्स। कॉमन हाई कोर्ट्स इन इंडिया। भारत के अंदर कौन कौन से कॉमन हाई कोर्ट्स हैं? तो पहला है बॉम्बे हाई कोर्ट, मुंबई हाई कोर्ट लिख लीजिए, मुंबई हाई कोर्ट। इसका देखिए 3 राज्यों पर जुरिस्डिक्शन है। कहां कहां पर? एक तो महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र, दूसरा गोवा और तीसरा कहां पर? दमन एंड दीव एंड दादर एंड नागर हवेली, एंड दादर एंड नागर हवेली। ये जो यूटी है ये भी किसके अंदर आता है? इसी मुंबई हाईकोर्ट के अंदर ही आता है। यानी कि ये तो एक यूटी और आपका 2 स्टेट महाराष्ट्र और गोवा। ठीक है, यहां पर इसका जुरिस्डिक्शन। सर इसका मुख्य पीठ कहां पर? मुख्य पीठ का मतलब प्रिंसिपल बेंच बोलते हैं, प्रिंसिपल बेंच, जहां पर की हेड ऑफिस एक तरह से। इसका हेड मेन मुख्यालय कहां पर है? हेड ऑफिस कहां पर है? वो है कहां पर? मुंबई में। और इसका जैसे एक भाई साहब ने बताया कि यूपी में 2 हाईकोर्ट है ना, तो इस तरह तो याद रखिएगा महाराष्ट्र में 4 हाईकोर्ट हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसकी 3 खंडपीठ अलग है। इसका खंडपीठ भी है। खंडपीठ का मतलब क्या? जो आपका अदर बेंच। अदर बेंच जो है वो कहां पर है? एक तो याद रखिएगा गोवा में, दूसरा कहां पर है? औरंगाबाद में, औरंगाबाद में, और तीसरा कहां पर है? तो याद रखिएगा नागपुर में। तीसरा कहां पर है? नागपुर में। तो इस हिसाब से तो बंबई में कितना? 4 हाईकोर्ट हो जाएगा, है ना जी। लेकिन याद रखिएगा ये मुंबई हाईकोर्ट का ही क्या है? ये ब्रांच है, ये उसका पीठ है, वो उसका अदर बेंच है। और इसका स्ट्रेंथ कितना है? यहां पर टोटल जज कितने हैं? स्ट्रेंथ यानी यहां पर जो टोटल जजों की संख्या है वो कितनी है? 94। कितनी है? 94। हाईकोर्ट के जजों का स्ट्रेंथ कौन बढ़ा सकता है, कौन क्या कर सकता है, इसके ऊपर अभी बात करेंगे हम लोग। पहले कॉमन हाईकोर्ट के बारे में हम लोग देख लेते हैं कितना कितना है, कौन कौन है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। चला आगे, क्वेश्चन पूछेगा आपका कि मुंबई हाईकोर्ट का
बेंच कहां पर नहीं है। मुंबई हाईकोर्ट का जुरिस्डिक्शन किन किन क्षेत्रों में है ना, ठीक है। अदर बेंच है ना अभिषेक जी, अदर बेंच, ठीक है। नेक्स्ट है दूसरा जो हाईकोर्ट जो कॉमन है वो याद रखिएगा, कोलकाता हाईकोर्ट। सर इसका कहां पर है, तो इसका है वेस्ट बंगाल एंड अंडमान एंड निकोबार जो यूटी है यहां पर, अंडमान एंड निकोबार यूटी है यहां पर। सर इसका मुख्य पीठ किधर है, प्रिंसिपल बेंच कहां पर है, प्रिंसिपल बेंच है इसका कोलकाता में। सर इसका खंडपीठ यानी अदर बेंच कहां पर है, इसका अदर बेंच दो जगह पर है सर, किधर, एक पोर्ट ब्लेयर यानी अंडमान निकोबार सर, यस सर। दूसरा कहां पर है, तो याद रखिएगा जलपाईगुड़ी, अच्छा जलपाईगुड़ी में भी है सर, यस जलपाईगुड़ी में भी है। सर इसका स्ट्रेंथ कितना है सर, स्ट्रेंथ है इसका 72। सर इसके बाद तीसरा कौन सा है, तीसरा है पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट। पंजाब और हरियाणा का जो हाईकोर्ट है ना उसका नाम ही है पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट, और इसका जुरिस्डिक्शन कहां पर है, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ यूटी, है ना, चंडीगढ़ यूटी, इस पर इसी का क्या है जुरिस्डिक्शन है। और याद रखिएगा इसका एक ही मुख्य पीठ ही है, इसका खंडपीठ वगैरह नहीं है। मुख्य पीठ इसका कहां पर है, इसका चंडीगढ़ में इसकी क्या है, मुख्य पीठ है। और इसका स्ट्रेंथ कितना है, इट्स स्ट्रेंथ इज हाउ मच, 85, यानी कि इसके अंदर जो जजों की क्षमता है वो कितनी है, 85 या फिर 85। अरे नहीं भाई, गया सिविल कोर्ट हुआ, गजब बात कर रहे हो। हाई कोर्ट का मतलब हाई कोर्ट की पीठ का होना, ऐसे तो पूरा बिहार में हर जिले में हाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अलग है ना, आया समझ में। ठीक, यही बात है ना हर्ष की, मतलब हम लोग मतलब ना ज्यादा काबिल होने लग जाते हैं किसी चीज में, ठीक। वो राज्य के ऊपर डिपेंड करता है कि राज्य बनाती है या नहीं बनाती है, वो राज्य के ऊपर करता है डिपेंड, हो सकता है मे बी। अभी क्या हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पढ़ रहे हैं, नहीं। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आपके एग्जाम के लिए, मतलब आपके एग्जाम में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सवाल आते हैं तो भी नहीं, फिर बेवजह क्यों जाना है उसमें। कभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को उल्टा कर देखना, कभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सवाल पूछा गया है, नो। वो डिपेंड करता है कौन बनाता है, अभी बात करेंगे अरविंद, थोड़ा सा इंतजार करिए, थोड़ा सा इंतजार करो। डॉट डॉट डॉट, है ना। तुम लोग बहुत ना ज्यादा आतुर हो, दिक्कत यह है ना, पेशेंस का कमी है तुम लोगों में, ठीक है। पेशेंस का ना कमी नहीं, बहुत कमी है। हाँ सेम ही होता है, बिल्कुल सेम होगा, ठीक है ना। चौथा, केरला हाईकोर्ट, इसका कहां पर है, केरला और लक्षद्वीप में। भाई डॉट डॉट डॉट, तुम्हारा डाउट हो गया क्लियर, है ना। मैं बोलता हूं पेशेंस रखा करो, है ना, लेकिन नहीं, रखना ही नहीं है सर, क्यों रखें, हम आतुर हैं। प्रिंसिपल बेंच कहां पर है, इसका एक ही पीठ है, कहां पर, एर्नाकुलम में, एर्नाकुलम में है। सर इसका स्ट्रेंथ कितना है, इसमें जजों की क्षमता कितनी है सर, 47। नेक्स्ट, J&K एंड लद्दाख, J&K एंड लद्दाख हाईकोर्ट, इनका कॉमन हाईकोर्ट है। J&K यूटी पर है और लद्दाख यूटी पर है इसका जुरिस्डिक्शन। इसका सर पीठ कहां पर है, प्रिंसिपल बेंच। इसका जो मुख्य पीठ है याद रखिएगा, समर में रहता है कहां पर, समर में रहता है कश्मीर में, और विंटर में रहता है कहां पर, जम्मू में। जम्मू इन विंटर, विंटर में कहां, जम्मू, और समर में कहां,
कश्मीर, श्रीनगर इन समर, ठीक है, श्रीनगर इन समर। और इसका स्ट्रेंथ कितना है टोटल, यहां पर टोटल कितने जज हो सकता है मैक्सिमम 17। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट धीरज जी, आई टोल्ड इट मल्टीपल टाइम्स इन डिफरेंट क्लासेस। Because it is provided by our constitution, article 326. यहां तक लिख लिया सभी ने? किसने कब बताया था राइट टू वोट लीगल, किस किस लेक्चर में बताया है? नोट्स को थोड़ा सही से या क्लास में ना दिमाग के साथ रहा करो, है ना, होश तो हवास में। किस क्लास में मैंने बताया है? मैंने बकायदा आर्टिकल लिखा करके बताया कि यह एक संवैधानिक अधिकार है, यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है आर्टिकल 326 के तहत। हाँ, टोटल नंबर ऑफ जजेस का मतलब स्ट्रेंथ होता है। यस भाई बताओ, क्या कहीं पर मैंने लिखाया है क्या? ये पता नहीं कहां से आ गया है, आज वो बोल रहा है कि सर मतलब हद है। कभी नोट्स को सही से उल्टा के रिवाइज भी कर लिया करो तो समझ में आ जाएगा कहां पर क्या लिखाया है। ऐसे वही 5 दिन में पॉलिटी खत्म करोगे ना, कि 5 दिन में पॉलिटी कैसे खत्म करें, तो उसमें यही सब होगा तुम्हारा, कि पॉलिटी तुमको राइट टू वोट लीगल राइट लगेगा, राइट टू प्रॉपर्टी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट लगेगा, है ना। राइट टू वोट और राइट टू प्रॉपर्टी में फर्क है बाबू, है ना धीरज, थोड़ा होश से नोट्स पढ़िए आप। अगला है 5वां, चेन्नई हाई कोर्ट। इसका कहां कहां पर है? तमिलनाडु एंड पुडुचेरी, तमिलनाडु एंड पुडुचेरी, ये दो उसमें है। और इसका जो प्रिंसिपल बेंच है वो है चेन्नई में। प्रिंसिपल बेंच कहां पर है इसका? चेन्नई में। और जो इसका अदर खंडपीठ है, अदर बेंच है इसका कहां पर? मदुरई में। अदर बेंच कहां पर है इसका? मदुरई में। और इसका जो स्ट्रेंथ है वो कितना है? 75 स्ट्रेंथ है इसका, कितना? 75। नेक्स्ट है इसका गुवाहाटी हाई कोर्ट। इसका जो जुरिस्डिक्शन कितने राज्यों में है? नहीं, इसको ना अलग वो चश्मे से देख रहा है ना, वो जो लड़का, क्या नाम है, धीरज, वो अलग चश्मे से दिख रहा है या वो अलग कुछ सुन रहा है। अच्छा, ये छठा जो भी होगा, नंबर देख लीजिएगा, नंबर आप चेक कर लीजिएगा, जो भी नंबर है ना। ये 5वां है, ये 6ठा 7वां देख लीजिएगा। गुवाहाटी हाई कोर्ट, इसका कहां पर है? आश्रम। अरुणाचल, है ना, मिजोरम और नागालैंड, इन 4 राज्यों पर है इसका गुवाहाटी हाई कोर्ट का जो मतलब स्ट्रेंथ है ना। सर पुडुचेरी तो 3 स्टेट में है। पुडुचेरी देखिए क्या है, माहे, कराईकल, है ना, ये सब है ना, तो सब पर ये होता है लागू, सब पर इसका होता है ना। जो पुडुचेरी के अंदर जो क्षेत्र है ना वो।
और याद रखिएगा इसका जो आपका ये सबसे लार्जेस्ट जुरिस्डिक्शन, सब जो एरिया वाइज जो सबसे ज्यादा जुरिस्डिक्शन है ना, लार्जेस्ट जुरिस्डिक्शन इसी का है। सबसे जो लार्जेस्ट जुरिस्डिक्शन है यानी कि सबसे बड़ा क्षेत्राधिकार किसका है? सबसे बड़ा क्षेत्राधिकार इसी हाईकोर्ट का है। सबसे बड़ा क्षेत्राधिकार। हाँ धीरज बाबू हैं या चले गए? हाँ धीरज बाबू देख लिए नोट्स की नहीं देखे हैं आप महोदय? इसका याद रखिएगा प्रिंसिपल बेंच कहां पर है, मुख्य पीठ किधर है? गुवाहाटी। मुख्य पीठ इसका किधर है? गुवाहाटी में। ठीक है, अन्य पीठ कहां पर है अभी हम लोग उसकी बात करते हैं। अन्य पीठ किधर है उसकी बात करते हैं। क्या है, लीगल है कि कॉन्स्टिट्यूशनल है जी? हाँ बताओ। इसका जो अन्य पीठ है यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, अन्य पीठ जो है इसका ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी में, फिर मिजोरम की राजधानी में आइजोल, फिर नागालैंड की राजधानी में कहां पर? कोहिमा। इन 3 जगह पर क्या है इसका अदर बेंच है, अन्य पीठ है। और इसका स्ट्रेंथ कितना है? इसका स्ट्रेंथ है याद रखिएगा 24। और सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किस हाईकोर्ट का है? सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किस हाईकोर्ट का है? तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ जो है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट का है। लिख लीजिएगा इस पॉइंट को भी। सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का मतलब क्षमता, सबसे जो लार्जेस्ट जुरिस्डिक्शन किसका है? वो है गुवाहाटी का। लेकिन सबसे ज्यादा जो स्ट्रेंथ है यानी सबसे ज्यादा जो जजों की संख्या है वो किसका है? इलाहाबाद हाईकोर्ट का या प्रयागराज हाईकोर्ट, कुछ भी लिख लीजिए, प्रयागराज या इलाहाबाद हाईकोर्ट। इसका कितना है? तो यहां पर जो जजों का संख्या है वो कितना है? 160। ठीक है, क्लियर? इतना आप लोग लिखेंगे, फिर चलते हैं इसके आगे, अगले पॉइंट पर मूव करते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताएंगे। किसी को कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके बाद आर्टिकल 216। आर्टिकल 216 बात करता है स्ट्रेंथ ऑफ हाई कोर्ट जजेस, स्ट्रेंथ ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट। यानी कि किसी भी हाई कोर्ट के अंदर जजों की संख्या कितनी होगी। हाँ सुप्रीम कोर्ट में बिल्कुल, अरे वो हाई कोर्ट ही है। ये देखो क्यों बेंच क्यों बनाया जाता है, ध्यान से समझो बोलो। किसी भी हाई कोर्ट का बेंच क्यों बनाते हैं? मान लीजिए कोई राज्य बहुत बड़ा है ना। अब जैसे मान लीजिए अंडमान एंड निकोबार का आदमी है ना, उसका जुरिस्डिक्शन बना दिया गया। कहां पर? उसको डाल दिया गया कि भैया आप वेस्ट बंगाल के जुरिस्डिक्शन में आते हैं। वेस्ट बंगाल जो मतलब कोलकाता हाईकोर्ट है उसके जुरिस्डिक्शन में आते हैं। लेकिन क्या है ना कि आपको हर बार कोलकाता हाईकोर्ट आने की जरूरत नहीं, अगर आपको मतलब किसी मसले को लेकर हाईकोर्ट में जाना है तो। उसके लिए क्या है, इस कोलकाता हाईकोर्ट की जो एक ब्रांच है ना वो मैं यहां पर खोल दे रहा हूं। वहां पर इसी हाईकोर्ट के 2-3 जज रहेंगे, 3-4 जज वहां पर रहेंगे, है ना। और अगर आपको कोई भी मसला, तो मतलब कि वो कोलकाता हाईकोर्ट ही है, बस उसका एक बेंच है वहां पर, उसका एक पीठ है वहां पर, उसका एक ब्रांच है वहां पर। आप बार बार आपको कोलकाता नहीं आना है, आप बल्कि वहीं पर क्या कर सकते हैं, जाकर अपना केस फाइल कर सकते हैं। जैसे महाराष्ट्र में मान लीजिए कोई हाईकोर्ट है, मुंबई हाईकोर्ट है। अब औरंगाबाद बहुत दूर है मुंबई से, नागपुर, वहां से हर बार आदमी को मुंबई नहीं जाना पड़े, इसलिए उसका एक ब्रांच खोल दिया गया है ना। इसी तरह हर राज्य में इसी तरह अपना अपना, जहां पर हम लोगों ने देखा हो। ठीक है, एकमात्र यूटी ऐसा है ना, याद रखिएगा, एकमात्र यूटी ऐसा जिसका अपना खुद का हाईकोर्ट है। और वो कौन सा है? वो है आपका, याद रखिएगा, दिल्ली।
दिल्ली जो है एकमात्र ऐसा यूटी है जिसका अपना खुद का हाई कोर्ट है ना। और याद रखिएगा, अगर आपसे कभी पूछा जाए, लिख लेना है इस चीज को, अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि हाई कोर्ट की पहली जो मतलब महिला चीफ जस्टिस थी वो कौन थी, उसका नाम था लीला सेठ, है ना। इस पॉइंट को भी अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हो। याद रखिएगा, स्ट्रेंथ ऑफ हाई कोर्ट जजेस जो है, हाई कोर्ट के जज का स्ट्रेंथ कौन डिसाइड करता है? हाई कोर्ट के जज का स्ट्रेंथ प्रेसिडेंट डिसाइड करता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के जज का स्ट्रेंथ कौन डिसाइड करते थे? वो करते थे कौन? वो करते थे पार्लियामेंट के द्वारा किया जाता था, लेकिन यहां पर किसके द्वारा किया जा रहा है? प्रेसिडेंट के द्वारा। इसके बाद दोस्तों याद रखिएगा, नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस। अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस ऑफ हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट के जजों का अपॉइंटमेंट कैसे होता है? याद रखिएगा, हाई कोर्ट के जज को प्रेसिडेंट एक कलेजियम के सलाह पर अपॉइंट करते हैं। और बताया था पिछली क्लास में भी आपको, जब सुप्रीम कोर्ट पढ़ रहे थे हम लोग, याद करिए, कि सलाह पर अपॉइंट करते हैं जिसमें कौन होते हैं? करते हैं जिसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तथा दो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज होते हैं। दो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज होते हैं, वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। यानी जो हाईकोर्ट के जजों का जो अपॉइंटमेंट होता है, हाईकोर्ट के जजों का, हाँ बिल्कुल खुद करती है, जैसे सुप्रीम कोर्ट करती है ना, वैसे ही। अरे बिल्कुल वे ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भाई डिस्ट्रिक्ट का मामला है, वो डिस्ट्रिक्ट का कोर्ट है। हाईकोर्ट का मतलब उसके पावर्स डिफरेंट हैं, वो हाईकोर्ट का जस्ट ब्रांच है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अलग हो गया, हाईकोर्ट का ब्रांच अलग हो गया, है ना। क्लियर है? अरे जम्मू कश्मीर का अपना खुद का नहीं है ना, उसमें लद्दाख यूटी भी है ना विशाल जी। बताइए, क्या जम्मू कश्मीर का वो सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर का है? नहीं, उसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों हैं। लेकिन दिल्ली जो हाईकोर्ट है, दिल्ली हाईकोर्ट में क्या कोई और यूटी है क्या? नहीं है। ओके, लीला सेठ, हाँ भाई, पटना हाईकोर्ट खुद ही हाईकोर्ट है। ठीक, चला आगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, परेशानी हो तो बताओ। तुम लोगों का लगता है कभी कभी ना दिमाग काम करना बंद कर देता है जी, हैं? किसका लिखा है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लिखा है, लोटा जी, है ना। लोटा से बाहर निकलो, है ना। ये सीजेआई लिखा है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट की थी, हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस थी, है ना। अगर सुप्रीम कोर्ट का लिखा ना होता वहीं लिखाते। हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस थी, पहली महिला चीफ जस्टिस हाईकोर्ट की, उच्च न्यायालय की। कौन? लीला सेठ। आगे चलें, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ हाईकोर्ट जजेस। ये किसमें है? आर्टिकल 222 में। इसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में कि कैसे हाईकोर्ट के जजों का ट्रांसफर होता है। ट्रांसफर ऑफ हाईकोर्ट जजेस ये कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, लेकिन किसके रिकमेंडेशन पर? वही 5 जजों का कलीजियम होता है, जिसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 2 सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और 2 चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट होता है। एक जहां से जज को ट्रांसफर किया जा रहा है उस हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस, और एक जहां पर जज को ट्रांसफर किया जा रहा है उस हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस होते हैं। यानी कि 5 जजों का कलीजियम होता है ना। यह आपको बताया गया है। इसके बाद की बात करते हैं हम लोग
नेक्स्ट याद रखिएगा टर्म ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट। टर्म ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के जज का टर्म कितना होता है? तो याद रखिएगा इनका टर्म जो होता है वो कितना होता है? 62 ईयर। और याद रखिएगा अगर हाई कोर्ट के जज के एज को लेकर कोई डिस्प्यूट है, हाई कोर्ट के जज के एज को लेकर, यानी हाई कोर्ट के जज की उम्र को लेकर अगर कोई विवाद है, उम्र को लेकर कोई डिस्प्यूट है, तो उसे प्रेसिडेंट सॉल्व करते हैं। तो उसे प्रेसिडेंट सॉल्व करते हैं और प्रेसिडेंट का डिसीजन जो होता है वो क्या होता है? फाइनल होता है। तो उसे प्रेसिडेंट सॉल्व करते हैं और प्रेसिडेंट का डिसीजन क्या होता है? फाइनल होता है। और प्रेसिडेंट का डिसीजन क्या होता है? फाइनल होता है। और प्रेसिडेंट का डिसीजन जो होता है वो क्या होता है? फाइनल होता है। इसके बाद याद रखिएगा यहीं पर 15th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1963, 15th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1963, इसमें आप याद रखेंगे हाईकोर्ट के जज के टर्म को यानी कार्यकाल को 60 से बढ़ाकर कितना किया गया? 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष किया गया, 62 ईयर किया गया। यानी कि पहले हाईकोर्ट के जजों का जो रिटायरमेंट एज था वो 60 वर्ष था, लेकिन 15वें संविधान संशोधन 1963 के द्वारा हाईकोर्ट के जजों का जो रिटायरमेंट एज है उसको 60 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 62 वर्ष कर दिया गया। इसके बाद यहां पर 2 पॉइंट लिख लीजिएगा, इधर मैं लिख दे रहा हूं, यहां पर, यहीं पर आप लोग भी लिख लेंगे या नीचे लिख लीजिएगा। हाईकोर्ट के जज को ओथ कौन दिलाते हैं? हाईकोर्ट के जज को ओथ प्रेसिडेंट दिलाते हैं। और हाईकोर्ट के जज अपना इस्तीफा किसे देते हैं? हाईकोर्ट के जज अपना इस्तीफा, कल हम लोग सेंटर स्टेट रिलेशन स्टार्ट कर लेंगे, है ना। अपना इस्तीफा किसे देते हैं? प्रेसिडेंट को देते हैं। अपना इस्तीफा प्रेसिडेंट को देते हैं। ठीक, इनको कैसे हटाया जाता है उसकी भी अभी हम बात करेंगे। पहले आप इतना लिखो, फिर हम लोग पढ़ेंगे किनका? सैलरी, फिर एलिजिबिलिटी। सर प्रेसिडेंट अवेलेबल ना हो तो ओथ कौन दिलवाएगा? प्रेसिडेंट ही दिलवाएंगे। सॉरी, एक सेकंड, ये मैंने उल्टा लिख दिया, एक मिनट। गवर्नर दिलवाते हैं, मैंने प्रेसिडेंट लिखा दिया यार, गलत है। हाँ, हाईकोर्ट के जज को ओथ गवर्नर दिलाते हैं, जल्दीबाजी में यही हो जाता है। और हाईकोर्ट के जज अपना इस्तीफा किसे देते हैं? प्रेसिडेंट को देते हैं। इस्तीफा कौन देंगे? इस्तीफा किसे देते हैं? प्रेसिडेंट को। गवर्नर ही दिलाएंगे, गवर्नर नहीं रहेंगे तो कोई और नहीं दिलाएगा। ठीक है, यहां पर गवर्नर कर लीजिए, गलत, वो थोड़ा सा बाय मिस्टेक मैंने प्रेसिडेंट लिखा दिया था। हाईकोर्ट के जज अपना इस्तीफा किसे देते हैं? प्रेसिडेंट को देते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी में यही होता है। ठीक है, उसे सही कर लेना भाई, गवर्नर होता है। सही क्वेश्चन पूछ लिया तुमने, नहीं तो मैं नोटिस में नहीं करता कि मैंने प्रेसिडेंट लिखा हुआ है। यहां तक लिख लिया सभी ने? आगे चलें जी। कल हम लोग केंद्र राज्य संबंध स्टार्ट कर लेंगे, है ना। और प्रयास रहेगा कल हम लोग उसे क्या करें? कंक्लूड भी करें। ठीक है, गवर्नर नहीं रहेंगे तो कोई और नहीं दिलाएगा, गवर्नर ही दिलाएंगे उनको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। इसके बाद अगला है रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट। रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट में सिंपल याद रखना है आपने, सेम एज
सेम एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाते हैं वैसे ही हटाया जाएगा, सिंपल, कोई चेंज नहीं है इसमें। एलिजिबिलिटी क्या है सर? एलिजिबिलिटी यानी योग्यता जो है, पहले तो सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया हो, और दूसरा सिटीजन ऑफ इंडिया हो, और दूसरा 10 साल तक हाईकोर्ट में वकील हो, 10 साल तक हाईकोर्ट में वकील हो, एडवोकेट हो, या 10 साल तक किसी न्यायिक, 10 साल तक किसी जुडिशियल पोस्ट को होल्ड किया हो, 10 साल तक किसी जुडिशियल पोस्ट को होल्ड किया हो, यानी 10 साल तक किसी न्यायिक पद पर हो, यानी कि डिस्ट्रिक्ट जज हो या फिर कोई भी जुडिशियल पोस्ट जो होता है उस, ठीक है। क्योंकि देखिए इनको अपॉइंट कौन कर रहा है राकेश जी? अपॉइंट प्रेसिडेंट कर रहे हैं। अपॉइंट जब प्रेसिडेंट कर रहे हैं तो उनको रिजाइन वो अपना किसे करेंगे, इस्तीफा किसे देंगे? प्रेसिडेंट को। लेकिन वो काम कहां पर कर रहे हैं? पर्टिकुलर राज्य के अंदर, और उस राज्य के अंदर जो एग्जीक्यूटिव है, उस राज्य की जो सरकार है, उसके हेड कौन है, मतलब उसके मतलब जो हेड हैं वो कौन है? तो वो है गवर्नर। उस राज्य के अंदर जो कार्यपालिका के प्रमुख हैं गवर्नर, तो गवर्नर क्या करते हैं? उनको ओथ दिलाते हैं, जो भी कंसर्न स्टेट है उस कंसर्न स्टेट के गवर्नर, ठीक है। अगर मान लीजिए पटना हाईकोर्ट है, पटना हाईकोर्ट के अंदर अगर कोई जज है तो उसे बिहार के गवर्नर क्या दिलाएंगे? ओथ दिलाएंगे, ठीक है। इसके बाद की बात करते हैं, यहां पर सर कोई ऐसा नहीं है क्या? अच्छा पहले आप लिख लो ये आगे, सैलरी ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट, सैलरी ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट, याद रखिएगा, इट इज डिसाइडेड बाय पार्लियामेंट। अच्छा एक चीज और भी याद रखिएगा, इनका जो सैलरी है, सैलरी इनका कहां से दिया जाता है? सैलरी, ये चीज ध्यान से याद रखना, सैलरी इनको दिया जाएगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, भारत की संचित निधि से। लेकिन जो इनका पेंशन है वो पेंशन कहां से दिया जाएगा? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से, सॉरी उल्टा मैंने लिख दिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से, और ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, ठीक है ना। यानी जो इनको सैलरी मिलेगी वो कहां से मिलेगी? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से, और ये चार्ज एक्सपेंडिचर होगा। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से इनको सैलरी दिया जाएगा, और पेंशन जो दिया जाएगा वो कहां से? भारत की संचित निधि से, ठीक है। और ये क्या होंगे? चार्ज एक्सपेंडिचर होंगे, यानी कि ये भारित व्यय होंगे। इस चीज को भी आप याद रखेंगे, क्लियर है ना। ये बाकी अभी हम लोग आगे देखेंगे, इससे रिलेटेड अभी 10 से 15 मिनट का मुद्दा और है ना, हाईकोर्ट से रिलेटेड। फिर हम लोग कल देखेंगे किसको? कल हम लोग देखेंगे सेंटर स्टेट रिलेशन को। कल का जो टॉपिक होगा हमारा केंद्र राज्य संबंध, है ना। कल हम लोग इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे, फिर इसके आगे मूव करते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हैं, और नहीं है तो आप बता सकते हैं, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं फिर आपसे कल की क्लास में, है ना, ऐसे ही बेहतरीन और शानदार कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।